गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खम्मा गणी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर। आज है 4 फरवरी और इस वीडियो के अंदर 4 फरवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं न्यूज़पेपर की कटिंग्स के साथ में कवर करने वाले हैं, और वो भी बैकग्राउंड के साथ में। आपको पत्रिका और भास्कर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। मैं बहुत अच्छी तरीके से बैकग्राउंड के साथ में आपको करंट अफेयर्स कवर करवाता हूँ। साथ में राजस्थान का स्टैटिक जीके का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। आज 2 दुर्गों के बारे में बात करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये नया चैनल है, अपने जो भी करीबी यार दोस्त हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उनको जोड़िए, पर्सनली मैसेज करिए, उनको बताइए। अपने को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचना है दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ में कि सक्सेस की सबसे खास बात क्या है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है दोस्तों। मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार कि आप अपन लोग मेहनत करते जाएंगे। जितना ज़्यादा मेहनत करते जाएंगे सक्सेस अपने आप कदमों को चूमेगी दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की न्यूज़पेपर की कटिंग्स के साथ में। और पहली कटिंग ये है कि विश्व स्तरीय रामदेव पशु मेला है, उसका शुभारंभ हो चुका है। उसका आयोजन कहाँ पे होगा दोस्तों? नागौर के अंदर। और इस रामदेव पशु मेले के अंदर जो नागौरी बेल है उसकी एक अलग पहचान है, क्योंकि इस पशु मेले के अंदर क्या है कि नागौरी बेल देखने को मिलते हैं और उनकी देश भर के अंदर पहचान है। तो अब अपन राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों के बारे में बात कर लेते हैं, जो महत्वपूर्ण पशु मेले हैं। सबसे पहले श्री रामदेव पशु मेला है, वो कहाँ पे है? नागौर के अंदर। मल्लीनाथ पशु मेला है, वो बाड़मेर के तिलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? बाड़मेर के तिलवाड़ा के अंदर क्या है कि मनाया जाता है। ये भी आप। श्री बलदेव पशु मेला है, वो नागौर के अंदर, मेड़ता सिटी के अंदर। और वीर तेजाजी पशु मेला, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पुराना पशु मेला कौन सा है दोस्तों? तो श्री तेजाजी पशु मेला है, वो नागौर के मेड़ता सिटी के अंदर भरता है हर साल। तो ये बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर के अंदर है, और ये भी है तेजाजी भी, ठीक है। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पे बढ़ता है दोस्तों? करौली के अंदर। गोमती सागर पशु मेला है, वो झालावाड़ के अंदर बढ़ता है। और श्री गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़, ठीक है। और श्री जसवंत प्रदर्शनी और पशु मेला है, ये भरतपुर के अंदर। तो ये राजस्थान के प्रमुख पशु मेला है। आपको और क्या चाहिए बताओ? न्यूज़पेपर के अंदर केवल ये इतना दे रखा है कि रामदेव पशु मेला है वो नागौर के अंदर शुरू हो चुका है, लेकिन अपन ने क्या है कि राजस्थान के प्रमुख जो पशु मेले हैं वो कवर कर लिए। आप याद रखना नागौर के अंदर कौन कौन से? रामदेव जी पशु मेला, बलदेव जी पशु मेला और वीर तेजाजी पशु मेला, ये 3 पशु मेले हैं वो नागौर के अंदर है। मल्लीनाथ का पशु मेला है, ये आरएस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। और गोमती सागर पशु मेला है वो झालावाड़ के अंदर। ये कुछ महत्वपूर्ण है उनके बारे में। अगला दोस्तों, ऊर्जा विकास निगम और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उनके बीच में एक करार हुआ है। एक क्या हुआ है? समझौता हुआ है दोस्तों। किसके बीच में? ऊर्जा विकास निगम प्लस क्या कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। करार क्या हुआ है कि सौर ऊर्जा के लिए 2 रुपये 17 पैसे की यूनिट के हिसाब से राजस्थान के द्वारा क्या है कि बिजली खरीदी जाएगी। वो कितनी भाई? 1785 मेगावाट। तो 1785 मेगावाट के लिए समझौता हुआ है, और इसकी बिड कितने रुपए लगी है? 2 रुपये 17 पैसे, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो प्रदेश के अंदर ही प्लांट लगाकर दूसरे राज्यों के अंदर बिजली की सप्लाई वगैरह होगी वो नहीं कर सकेंगे, यहीं पे बिजली वगैरह देनी पड़ेगी, ताकि क्या है कि कोयला आधारित बिजली पे क्या है कि निर्भरता वगैरह है वो कम से कम हो सके। और कितनी सस्ती बिजली मिल रही है सौर ऊर्जा से, आप देखो तो सूर्य की कितनी सस्ती मिल रही है। अब सौर ऊर्जा के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले राजस्थान की सौर ऊर्जा क्षमता कितनी? 142 गीगावाट सोलर एनर्जी की क्षमता है राजस्थान की। तो रट लीजिए दोस्तों, ये फैक्ट है। राजस्थान की सोलर ऊर्जा क्षमता कितनी है कि इतनी क्षमता के साथ में क्या उत्पादन हो सकता है? 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है। 70,000 मेगावाट क्षमता के प्लांट है वो राजस्थान के अंदर क्या कि लग सकते हैं। और 925 मेगावाट का नोक के अंदर दूसरा सोलर पार्क है, उस पर काम चल रहा है। जो नोक है सबसे पहला भड़ला सोलर पार्क, ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है दोस्तों। भड़ला सोलर पार्क है जो कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है, और विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। और दूसरा जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? नोक, जहाँ पे 925 मेगावाट है, उसकी क्षमता के साथ में लग रहा है। राजस्थान की सोलर एनर्जी क्षमता कितनी है? 142 गीगावाट। कुछ और फैक्ट जानते हैं दोस्तों। राजस्थान की पहली सोलर
आप मेरे को ये बताओ कि राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति कब आई थी? राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति है वो 2011 के अंदर आई है। कब आई है दोस्तों? 2011 के अंदर आई है। दूसरी सौर ऊर्जा नीति कब आई है? वो 8 अक्टूबर 2014 को, ठीक है, 8 अक्टूबर। तो सबसे पहले 2011 के अंदर आई, फिर 2014 के अंदर क्या है कि 8 अक्टूबर 2014 को आई। इसके अलावा फिर क्या है कि राजस्थान का प्रथम सौर बिजली घर है वो कहाँ पे स्थापित किया गया था? नागौर के अंदर। नागौर के खींवसर है, वहाँ पे राजस्थान का प्रथम सौर बिजली घर है, वहाँ पे स्थापित किया गया था हाल ही के अंदर। कब? सितंबर 2021 के अंदर। सितंबर की ये रिपोर्ट दोस्तों, सितंबर एंड की रिपोर्ट है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और उसमें है ना राजस्थान देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले के अंदर पहले स्थान पे। पहले क्या है, कर्नाटक राज्य था, लेकिन राजस्थान की जो सौर ऊर्जा क्षमता है, स्थापित क्षमता है, वो 7,737 मेगावाट। तो ये रट लीजिए, 7,737 मेगावाट क्षमता के साथ राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन के अंदर देश के अंदर प्रथम स्थान पे है। सेकंड नंबर पे कर्नाटक आता है, लेकिन ये अभी करंट की न्यूज है 2021 की सितंबर की, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है कौन सा? बड़ला सोलर पार्क है, जिसकी क्षमता कितनी है दोस्तों? 2245, और नोक की कितनी है? 935। तो ये फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ, ये इनको आवाज़ वगैरह पे ध्यान दो, ठीक है। 2245 मेगावाट की क्षमता के साथ में बड़ला सोलर पार्क है, वो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं भाई। हाल ही के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, और जिसमें क्या है कि बेरोजगारी की दर है उसमें गिरावट आई। हर महीने क्या है कि सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा बेरोजगारी से संबंधित डाटा वगैरह जुटाए जाते हैं, और उसके हिसाब से बेरोजगारी की दर है वो गिरी है थोड़ी सी। क्या है कि जो पिछले महीने थी, यानी दिसंबर के अंदर 7.91% थी, लगभग भारत के अंदर 8% बेरोजगारी दर थी, जो गिर के 6.57 के आसपास हो गई। अब भाई राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। देश में बेरोजगारी की स्थिति तो छोड़ो, सबसे अधिक बेरोजगारी कहाँ पे है? तो सबसे अधिक बेरोजगारी है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर देश के सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, और सेकंड नंबर पर अपना प्यारा राजस्थान है, वहाँ पे आता है, क्योंकि अपने भी क्या है कि बेरोजगार कम नहीं है, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर 18.9% के आसपास क्या है कि राजस्थान के अंदर बेरोजगारी है, और देश के अंदर बेरोजगारी की स्थिति के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पे है दोस्तों। पहले नंबर पे हरियाणा, दूसरे नंबर पर राजस्थान है, याद रखना। थर्ड नंबर पे झारखंड, बिहार, ठीक है। और सबसे कम बेरोजगारी कहाँ पे है? तेलंगाना के अंदर, गुजरात के अंदर और मेघालय के अंदर। तो आप तेलंगाना और गुजरात का नाम याद रखिए, जहाँ पे सबसे कम बेरोजगारी दर है, ठीक है। अगला दोस्तों, ये लगातार न्यूज वगैरह चल रही है कि पिछले 13 दिनों के बाद भी जो ST-13 है, वो भागिन वगैरह है, वो नहीं मिल रही। जो भागिन है वो क्या है कि मिल नहीं रही है, क्योंकि उसका जो रेडियो कॉलर वगैरह है वो भी क्या है कि खो चुका है, और लगातार लगभग 60 टीमों के द्वारा खोज करने के बावजूद भी क्या है कि जो ST-13 पैंथर है वो भी क्या है कि मिल नहीं रहा। लेकिन ये भी न्यूज है कि पिछले दिनों के अंदर 3 पैंथरों का शिकार भी हो चुका है, मतलब उनकी डेथ वगैरह भी हो चुकी है। और ये सरिस्का अभयारण्य के अंदर जो देश राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये दूसरा सबसे टाइगर रिजर्व है सरिस्का, जिसके अंदर ये चल रहा है। अब आपको सरिस्का के बारे में बताता हूँ। सरिस्का जो वन्यजीव अभयारण्य है या टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पे है? अलवर जिले के अंदर। अलवर जिले के अंदर है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 866 किलोमीटर। कितना? 866 किलोमीटर है दोस्तों। ये सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल है, याद रखोगे। 1955 के अंदर ये स्थापित हुआ था। 1955 के अंदर से ये स्थापित हुआ था, और यहाँ पे एक बाघ परियोजना भी चल रही है, यानी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, जो कब शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर? 1973 के अंदर, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य आता है। अगला दोस्तों, इसरदा परियोजना के बारे में बात करते हैं। इसरदा पेयजल परियोजना से न्यूज के अंदर क्यों है? क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा इसरदा पेयजल परियोजना से प्रभावित परिवारों को 6.91 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि है वो मंजूर की है। एक तरह से इस परियोजना से जो भी परिवार प्रभावित होंगे उसके लिए सरकार के द्वारा मुआवजा प्रदान किया गया, उनको राहत प्रदान की गई। लेकिन ये न्यूज अपने लिए काम की नहीं है, एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए क्या काम की है वो आपको मैं अब बताता हूँ दोस्तों। ये काम का है, ये फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा,
अब कहीं कोई से भी चैनल पे चले जाओ, आपको इतना बैकग्राउंड के साथ में कोई नहीं बताने वाला। इसरदा बांध परियोजना है वो राजस्थान के टोंक सवाईमाधोपुर जिले के अंदर एक निर्माणाधीन बांध परियोजना है। आपको बता देता हूँ कि ये सवाईमाधोपुर के इसरदा गांव है, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट है वो स्थापित होने वाला है। टोंक और सवाईमाधोपुर जिलों के अंदर निर्माणाधीन बांध परियोजना है दोस्तों, जो बनास नदी पर बनाया जा रहा है एक बांध है। किस नदी पे बनाया जा रहा है? बनास नदी पे, ठीक है। ये पूर्वी राजस्थान है उसकी महत्वपूर्ण परियोजना है और ये बनास नदी पे बनाया जा रहा है दोस्तों। और इस परियोजना के तहत इसरदा के अंदर बांध बनाकर बिशुलपुर डैम के ओवरफ्लो को बनास नदी में ले जाने के लिए पानी रोका जाएगा। क्योंकि जैसे क्या कि बिशुलपुर डैम है उसका जो पानी वगैरह है उसमें ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है बनास नदी में पानी चला जाता है। और बनास नदी का पानी रोकने के लिए ये सवाईमाधोपुर के इसरदा गांव के अंदर इसरदा बांध परियोजना है वो बनाई जा रही है। इसरदा बांध से लगभग 1069 गाँव तथा सवाईमाधोपुर के बोली क्षेत्र के अंदर 161 गाँवों को जो पानी वगैरह है वो मुहैया कराने की संभावना है। यार ये 3 जिलों को प्रभावित होगी। कौन? टोंक, सवाईमाधोपुर और दौसा, इन जिलों के अंदर लाभार्थी रहेंगे, गांव के लोग हैं जिनको पेयजल की सुविधा वगैरह मिल सकेगी। तो ये इतना बैकग्राउंड के साथ में अपने क्या कि डिस्कस किया। अगला दोस्तों, हाल ही के अंदर रेलवे बजट पेश किया गया था। रेल बजट है यूनियन बजट के साथ में क्या कि 2022-23 का पेश किया गया था। राजस्थान को कोई भी नई सौगात वगैरह नहीं मिली थी, लेकिन राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी रेलवे है उसको 7,565 करोड़ रुपए मिले हैं दोस्तों। और जो पिछली बार की तुलना के अंदर, जो पिछला बजट था उसकी तुलना के अंदर 2,500 करोड़ रुपए हैं वो उत्तरी पश्चिमी रेलवे है उसको ज़्यादा मिला है रेल बजट के माध्यम से। तो अब अपन इस उत्तरी पश्चिमी रेलवे के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये भारत के अंदर कितने जो जोन है, रेलवे के कितने जोन है दोस्तों? 17 जोन है। याद रखना, भारतीय जो रेलवे है उसके 17 जोन है। और 11वां जोन कौन सा है? वो उत्तरी पश्चिमी रेलवे है जो राजस्थान के अंदर पड़ता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का जो क्षेत्र है पूरा, तो उसको उत्तरी पश्चिमी रेलवे कहते हैं। और ये 2002 के अंदर बनाया गया था। तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे है उसकी स्थापना जोन के रूप में कब की गई थी? 2002 के अंदर, ठीक है। याद रखोगे दोस्तों, 2002 के अंदर ये इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर के अंदर। ये भारतीय रेलवे का 11वां जोन है, इसकी स्थापना 2002 के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? वो जयपुर के अंदर पड़ता है दोस्तों, ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान की जो विधानसभा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जो बजट सत्र वगैरह है वो स्टार्ट होने वाला है। लेकिन एक स्टडी प्रकाशित हुई है कि पिछले 3 साल हो गए लेकिन 11 विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा के अंदर एक भी प्रश्न वगैरह नहीं पूछा गया अपने जिले से संबंधित, अपनी क्या कि जो विधायकी क्षेत्र है वहाँ से कोई भी कहेगी एक भी प्रश्न वगैरह, और एक तरह से एक्टिव नहीं रहे। क्योंकि विधानसभा के अंदर एक तरह से उदासीनता दिखाई है 11 विधायकों ने, जिन्होंने क्या कि जिसमें क्या है कि सचिन पायलट और क्या कि वसुंधरा राजे भी शामिल है। 11 विधायकों ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा है, ठीक है। ये प्रश्न वगैरह होते क्या है भाई? प्रश्न विधानसभा के अंदर जो MP या MLA वगैरह रहते हैं, जैसे संसद के अंदर MP रहते हैं, तो वो भी क्या है कि 3 प्रश्न वगैरह पूछ सकते हैं विभिन्न मुद्दों को उठाने के लिए। सबसे पहले तारांकित प्रश्न रहता है, जो मौखिक प्रश्न रहता है जिसपे क्या है कि पूरक प्रश्न वगैरह है वो पूछा जा सकता है। फिर अतारांकित प्रश्न रहते हैं। अतारांकित प्रश्न वो रहते हैं जिनका मंत्री के माध्यम से लिखित में जवाब मांगा जाता है, जिस पे पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। और तीसरा रहता है अल्प सूचना वाले प्रश्न, जिसमें क्या है कि 15 दिन का पहले नोटिस वगैरह देना पड़ता है और उसमें क्या है कि लिखित में जो सूचना वगैरह मिलती है और उस पर क्या है कि पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। तो ये 3 प्रश्न याद रखना है कि तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले प्रश्न, ठीक है। अगला दोस्तों, कोमल कोठारी समृद्धि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो किसको मिला है? वर्मा को मिला है दोस्तों। ये जो लेडीज है जिनको कोमल कोठारी समृद्धि लाइफ टाइम के अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला दोस्तों, सरकार के द्वारा प्रदेश में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, उसमें निर्धारित जो लक्ष्य हैं उसका राजस्थान के द्वारा 69.70% प्राप्त किया गया है। एक तरह से क्या है कि 70% लक्ष्य हैं वो राजस्थान सरकार के द्वारा प्राप्त किए गए हैं। कौन सी योजना के तहत? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत। और ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, सिरोही और उदयपुर की जो सरसों वगैरह है उसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वगैरह वाली रखते हैं। मैं क्योंकि आज थोड़े से टॉपिक ज़्यादा हो गए,
इसलिए मैं आपको बताया नहीं कि आपको जो सरसों की प्रमुख जो वैरायटी वगैरह है उसको भी अपन डिस्कस कर लेते साथ में। तो आप इतना एक याद रखना कि सरसों के मामलों के अंदर सरसों, बाजरा और गंवार, इसके मामले के अंदर देश के उत्पादन के मामले के अंदर राजस्थान पहले स्थान पे। कौन से स्थान पे है? प्रथम स्थान पे। किन किन के अंदर? सरसों, बाजरा और गंवार। अगला दोस्तों एक और आप फैक्ट बता देता हूँ आपको। तिलहन के अंदर, दुग्ध के अंदर, दुग्ध मिल्क वगैरह उत्पादन के लिए, और दलहन के अंदर राजस्थान देश के अंदर दूसरे स्थान पे। कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों नीरज चोपड़ा है। ये आपको पुरस्कार वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो नीरज चोपड़ा को लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार है उसके लिए नामित किए गए हैं। इस खेल पुरस्कार के लिए, लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार के लिए नामित होने वाले तीसरे भारतीय एथलीट बने हैं। ठीक है। और ये इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर, टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था? 2020 के अंदर हुआ था। और इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा, जिनको लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार है उसके लिए नामित किया गया है। ये आप याद रखोगे। जल्दी जल्दी मेरे को फैक्ट करंट अफेयर्स के क्विज बताइए दोस्तों। सबसे पहले राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो रामदेव जी का पशु मेला तो नागौर के अंदर है। तेजाजी का जो पशु मेला ये भी क्या है कि नागौर के अंदर है। मलीनाथ का पशु मेला ये बाड़मेर के अंदर। और पुष्कर का मेला कहाँ पे है दोस्तों? ये अजमेर के अंदर पड़ता है। तो तेजाजी का जो पशु मेला है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन क्या है? इसरदा जल परियोजना राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थापित होगी? तो सवाई माधोपुर के इसरदा गांव के अंदर ये परियोजना स्थापित होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश की बेरोजगारी की स्थिति के मामले के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का देश की बेरोजगारी की स्थिति के मामले के अंदर राजस्थान का दूसरा स्थान है दोस्तों। और राजस्थान के अंदर 18.9% बेरोजगारी दर है। जो पिछली बार था वो 27% के आसपास थी और अब की बार 18.9% है। अगला विश्व स्तरीय श्री रामदेव पशु मेला है, उसका शुभारंभ राजस्थान के कौन से जिले के अंदर हुआ है? तो रामदेव जी का जो पशु मेला है वो कहाँ मनाया जाता है? नागौर के अंदर। और नागौर के अंदर 3 पशु मेले हैं। कौन से? एक तो बलदेव जी का, एक रामदेव जी और एक तेजा जी। इन तीनों देवताओं के नाम पे ये 3 पशु मेले हैं वो नागौर के अंदर हर साल आयोजित होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वगैरह थे जिनको कवर किया। राजस्थान का स्टैटिक जी का है, उसके 2 टॉपिक कवर कर लेते हैं। सबसे पहला, राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के अंदर चित्तौड़ दुर्ग के बारे में बात करते हैं। चित्तौड़ दुर्ग है जिसको राजस्थान के गौरव के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? राजस्थान के गौरव। ठीक है। इसका निर्माण चित्रांग मौर्य के द्वारा किया गया था। चित्तौड़ दुर्ग है उसका निर्माण चित्रांग मौर्य के द्वारा किया गया था और इसको इसीलिए चित्रकूट दुर्ग और प्राचीन किलों के सिरमौर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 उपनाम है। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। प्राचीन किलों का सिरमौर किसे कहते हैं? वो चित्तौड़ दुर्ग को। और चित्रकूट दुर्ग है वो भी चित्तौड़ दुर्ग के नाम से जाना। इस दुर्ग के अंदर 3 सांके हुए थे। कब हुए थे भाई? सबसे पहले 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य, जिसकी वजह से पद्मिनी ने क्या कि रानी पद्मिनी है उन्होंने जोहर किया था। तो ये आप याद रखोगे। ये राजस्थान का दूसरा सांका था। सबसे पहला सांका था वो रणथंभौर दुर्ग के अंदर हुआ था 1301 के अंदर, और ये दूसरा सांका था 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। दूसरा सांका 1534 के अंदर बहादुर शाह और विक्रमादित्य के मध्य, बहादुर शाह और विक्रमादित्य के समय। और इसी टाइम रानी करमवती थी, उन्होंने क्या है कि बाबर को राखी भेजी थी। कब? 1534 के अंदर। तीसरा सांका हुआ था 1567 के अंदर अकबर और उदय सिंह के मध्य, अकबर और उदय सिंह के मध्य। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 सांके हुए, 1303, 1534 और 1567। ये याद रखोगे। इस दुर्ग के अंदर कुछ प्रमुख महल है, एक तो कुंभा महल, एक पद्मिनी महल, एक फतेह प्रकाश महल। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। और क्या क्या है भाई? विजय स्तंभ इसके अंदर है, एक कीर्ति स्तंभ है जिसको आदिनाथ तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुंभ स्वामी का मंदिर है, मीराबाई का मंदिर है, तुलजा भवानी का मंदिर है और जयमल पत्ता की छतरी वगैरह भी इसके अंदर है। इसमें क्या है कि हिंदू चित्तौड़ दुर्ग है उसमें हिंदुओं के बहुत सारे मंदिर हैं और इसी के चलते इसको हिंदू देवी देवताओं का चित्तौड़ दुर्ग को अजायब घर के नाम से जाना जाता है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। इसके अंदर पद्मिनी महल, फतेह प्रकाश महल और कुंभा महल भी है, वो भी आप याद रखोगे। और इसके अंदर एक जयमल पत्ता की छतरी वगैरह भी है।
ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। ये कहाँ पे पड़ता है? राजसमंद के अंदर। राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग पड़ता है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और इसके दुर्ग शिल्पी कौन थे, यानी किसकी देखरेख के अंदर ये निर्माण हुआ था? तो मंडन की देखरेख के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण हुआ था। इसकी 36 किलोमीटर लंबी बाउंड्री इसकी दीवार है। दुर्ग के चारों ओर क्या है कि 36 किलोमीटर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार क्या क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग है। लघु दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है भाई? कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग एक लघु दुर्ग है जिसको मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पे है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, ठीक है। और इसी दुर्ग के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग है जहाँ पे क्या है कि बादल महल भी है, वहाँ पे क्या है कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और अबुल फजल है, उन्होंने लिखा था कि यह इतनी बुलंदी पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, ठीक है। ये अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में बोला था? कटारगढ़ दुर्ग के बारे में। तो कटारगढ़ दुर्ग इतना एक लघु दुर्ग है, लेकिन फिर भी इतना ऊंचाई पे बना हुआ है, यदि नीचे से ऊपर की ओर मुंह करते हो तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। इसी दुर्ग में उदय सिंह का पालन पोषण हुआ था और राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ पे? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। और कर्नल टोड के द्वारा इस दुर्ग को एटुस्कन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कोमलगढ़ दुर्ग के बारे में था, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट वगैरह और स्टैटिक जीके। और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, मैं फिर कर रहा हूँ आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।